Hello, good morning dear students. Welcome all of you in this new video. आज हम करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं. क्लियर है? फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था मैंने, सेकेंड लॉ के बारे में आपको बताया था. ठीक है, तो आज हम ये बताएंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ रियल लॉ है तो क्यों है. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों को अपने में कंटेन करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को दोनों को न्यूटन सेकेंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ किस तरह से कंटेन होता है सेकेंड लॉ में, या आप बोल सकते हैं कि हम सेकेंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं. ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमने कोई बॉडी ली, उसका मास m है और वो उसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में मूव कर रही है. ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लगी, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगी न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, जब मोशन होता है बॉडी का, उसके ऊपर जो फोर्स लगी जिसकी वजह से मोशन हुआ, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma. ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि फोर्स नहीं लगी, फोर्स लगी. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से m इज इक्वल टू a. स्टार्ट हमने सेकेंड लॉ से करना, निकलेगा फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, फोर्स होगी जीरो. अगर फोर्स जीरो होगी, अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इट शोज ma इज इक्वल टू जीरो. अगर ma जीरो है, ठीक है, तो मतलब यह क्या है, ma क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. अब मैथमेटिकल फॉर्म में आपको पता है कि इनमें से कोई एक अगर जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो होगा. अब लेकिन आपको पता है कि अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास होगा ही होगा. ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं होगा. तो इस केस में तो मास तो जीरो होने से रहा. ठीक है, तो मास जीरो नहीं होगा, तो क्या चीज़ जीरो होगी हमारी, एक्सेलरेशन. क्या चीज़ जीरो होगी, एक्सेलरेशन. अब आप बताएं एक्सेलरेशन कब जीरो होती है. ठीक है, एक्सेलरेशन कब जीरो हुई, जब जो बॉडी जो थी वो अपनी ही स्टेट में रहती है, मतलब उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, वहाँ पे कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है. इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो. मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी उसी पाथ में. ठीक है, तो ये क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ. तो इस तरह से हमने क्या बोला कि हम फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं. क्लियर? अब उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन ड्राइव द थर्ड लॉ. हाउ वी कैन ड्राइव द थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है. तो वो सिस्टम में कंसिस्ट करता है टू बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी. क्लियर है? अब क्या किया, ए बॉडी ने बी के ऊपर फोर्स लगाई और बी ने ए के ऊपर लगाई, क्योंकि आपस में ये फोर्स लगे, म्यूचुअल फोर्सेस लगेगी, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है. आप कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस वहाँ पे है. ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस क्या मानी आपने, FAB फोर्स लीजिए. ये फोर्स क्या है, बॉडी ए के ऊपर है, किसने लगाई, बॉडी बी ने. ठीक है, उसी तरह से आप FBA लीजिए, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू द बॉडी ए. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ने बोला था, ठीक है, किया था ना न्यूटन सेकेंड लॉ, कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इस मोमेंटम. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगी उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, चेंज होगी. तो इसका मतलब जो मोमेंटम बॉडी ए का था वो क्या था, dPA अपॉन dt. ठीक है, बॉडी ए का हुआ, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी, FAB. उसी तरह से जो FAB फोर्स लगी बी बॉडी को, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ, बी बॉडी का, एंड चेंज इन मोमेंटम इज dPB अपॉन dt. क्लियर है? ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार FAB इज इक्वल टू dPA अपॉन dt एंड FBA इज इक्वल टू dPB ओवर dt. ठीक है, हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसे ऐड कर लिया. ऐड करके क्या हो गया, FAB प्लस FBA, सिंपल ऐड करिए, फिर इसको कॉमन ले लिया dt को, PA प्लस PB. अब क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट. मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट. जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जीरो. पता है ना, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, जीरो. तो मतलब d ओवर dt PA PBA क्या कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया, इट इज जीरो. दैट मीन्स
ठीक है, तो ये क्या होगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दिए, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए या एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, मतलब फॉर एवरी रिएक्शन, दूसरा क्या है उसका रिएक्शन, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो वी इजीली ड्राइव द न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। क्लियर? सो इन दोनों प्रूफ से, दोनों केसेस से जो हमने किए, इससे ये क्लियर हो गया कि हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को, ठीक है, सेकेंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं, या फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कंटेन्ड इन अ सेकेंड लॉ, दैट इज व्हाई इट इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? उसके बाद हम एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं थर्ड लॉ के ऊपर बेस, द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम का, कि आपने क्या किया, हॉर्स कार्ट के लिए आपने कोई हॉर्स लिया, ठीक है, उसमें हॉर्स कार्ट एक पीछे उसके कार्ट लगा लिया, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध के, फिर उसके ऊपर क्या लगती है, अब हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, हॉर्स और कार्ट के ऊपर वेरियस फोर्सेस लगेगी, ठीक है, एक तो वेट ही होगा दोनों का, ठीक है, अब अपना वेट उनका क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, उनके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या लगेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, फिर उस तरह से कोई नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या था, जब हॉर्स पुल करता है जो कार्ट को, ठीक है, तो उस पर जो टेंशन लगी थी उसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, जो कार्ट फिर से हॉर्स को क्या करेगा अपनी ओर पुल करेगा, किसकी, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, ये है यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे ये है, ये मानो हॉर्स है यहाँ पे, और ये क्या बोला हमने कार्ट, ठीक है, इसको ये पुल कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रही है इसके ऊपर, ठीक है, वेट, कार्ट का वेट क्या हो गया W1 वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर नॉर्मल रिएक्शन इसका R1, ठीक है, इट विल बैलेंस द दिस वेट W1, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, वेट W2 है ना, और इसका नॉर्मल रिएक्शन R2, फिर ये नॉर्मल, ठीक है, R2 से इसने किया, फिर जैसे ही हमने अप्लाई किया, फोर्स किया, पीछे को लगा, तो उसको मिला नॉर्मल रिएक्शन भी आगे की ओर, जैसे मूव करना शुरू किया, फिर जो नॉर्मल रिएक्शन जो था ये, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट। दीज आर जो जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, जिसका एंगल बनता है वो क्या होता है हमेशा वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल। तो वेक्टर किसको रिजॉल्व करें, आर को, सो आर कॉस ऑफ थीटा, क्लियर, एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल। तो वेक्टर कितना यहाँ पे आर, साइन कितना, साइन और एंगल कितना हो गया थीटा, क्लियर। तो ये कंपोनेंट्स है। अब क्या होगा कि आर कॉस थीटा, ठीक है, जो अपवर्ड कंपोनेंट है इट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द हॉर्स, ठीक है। फिर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये करता है इसको फॉरवर्ड करने के लिए, जो कार्ट को आगे खींचने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होता है वो कौन सा, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब मानो यहाँ पे एफ हमने क्या लिया, हमने लिया एफ विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर, ठीक, एंड द रोड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगा टायर और रोड के बीच में वो कितना लिया, एफ, क्लियर है। तो जो फोर्स जो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब जो हॉर्स अगर फॉरवर्ड मूव करेगा, हॉर्स अगर फॉरवर्ड मूव करेगा उस केस में ये एच फोर्स इट इज ग्रेटर देन द किससे, ये जो पीछे की ओर लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन। अगर ये ज़्यादा होगी तो हॉर्स आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगी हॉर्स के ऊपर लगेगी वो क्या होगा, एच माइनस टी, क्योंकि टी कहाँ लग रहा है पीछे को ना, स्ट्रिंग की रस्सी से बांध के रखा है इसको, तो एच माइनस टी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मान लो अब ए क्या है, एक्सेलेरेशन है जो हॉर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर लगी, कार्ट के ऊपर भी वही लगी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो थी वो क्या बोला हमारे पास, एच माइनस टी, सो इट बिकम्स एच माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज अ मास ऑफ हॉर्स एंड ए इज अ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉर्स, क्लियर। अब कार्ट, अब आओ कार्ट पे, अब कार्ट मूव करेगा, कब करेगा मूव जी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे हो गया और यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन। जब ये टी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन क्या होगा, कम, तो कार्ट आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी फिर, टी माइनस एफ, ठीक है। और कार्ट का मास कितना है, स्मॉल है मान लो, ठीक है, और जो रिजल्टेंट आ गया हो गया टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्लियर, ये आ गया। अब हम इन दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आई एम ए और स्मॉल एम ए, इनको क्या किया हमने, ऐड किया, ऐड करके हमारे पास इक्वेशन आती है, फिर कट गए, फिर एच इज इक्वल टू एच माइनस एफ अपॉन एम प्लस एम, क्लियर। तो ये क्या हो गया जो सिस्टम ऑफ हॉर्स और कार्ट था वो पूरा मूव करेगा व्हेन एच इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसे आप करें, ठीक है। एचपी बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, क्लियर। होपफुली आप ये समझे होंगे, ठीक है। मैंने एक बार आपको फिर से बताया, तो हमने क्या किया,
न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, और साथ में हमने क्या किया, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एचयू बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम तो इस बेस पे अगर आप आगे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।